हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लोग सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक किया जाए और ये टॉपिक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग देखो बाबू, पिछले के लेक्चरों में हमने बात किए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने क्या बात किया बाबू? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बात किया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बात कर रहे थे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर चुका है। किसका किसका? तो एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल नहीं बनाया है। अब इसके बाद जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेंगे, दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है और यही दोनों अंतर को हम आज बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हम दो तो पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरे की बात करते हैं। वो तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पे सीखना है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। हमने पढ़ा था क्या चीज? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होता था, अब यहां पे डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होगा। ले, ये डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। ये डिक्रीज होता है, यानी कि हम लोग इसको अगर बोलना चाहे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। लो बाबू, हाँ आप इस चीज को ध्यान रखो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। यानी कि पहले जो फ्रीज करता था, जो जैसे मान लो इसको ऐसे समझा जाए कि अगर ये हमारा वाटर है, ये वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सी मान लो। अभी अब हम इसमें क्या करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, सॉल्यूट डाल देते हैं। अब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -1 डिग्री सी। अब बताइए, आप ही बताओ कि 0 डिग्री सी था, अब -1 डिग्री सी हो गया, यानी कि कितना डिग्री सी घट गया? तो 1 डिग्री सी क्या हो गया? घट गया। यानी कि ये इतना घटा, इसी जितना घट रहा है इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है फ्रीजिंग पॉइंट, और डिफरेंस में यहाँ पे क्या होगा? घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करेगा, दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठाओ इसको कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज करेगा। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे सर समझ में नहीं आ रहा है हमको। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सीखना है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है क्या चीज। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है क्या चीज, कैसे ये घट जाता है, कैसे नहीं बढ़ने के सिवाय ये घट क्यों जाता है, ये सारा चीज बात आज करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। देखो, अगर हम कोई भी, ये वाटर है, मान लीजिए वाटर है, वाटर है। अब इस वाटर में हम क्या करते हैं? एक आइस डाल देते हैं और इस वाटर का मेंटेन कर देते हैं 0 डिग्री सी टेम्परेचर और छोड़ देंगे, मेंटेन करके छोड़ देंगे। तो आप क्या सीखोगे? आप क्या जानोगे? आप तो जानते हो कि सर 0 डिग्री सी में तो सारा वाटर आइस बन जाएगा। ये आइस है, सारा वाटर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि 0 डिग्री सी में मेल्ट करता है, सर ये सारा पानी हो जाएगा। और नहीं तो सर सारा बर्फ हो जाएगा, ये पानी भी बर्फ हो जाएगा 0 डिग्री सी पे। अब हम इसको छोड़ देते हैं, कई 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद हम इसको अगर हम निकालेंगे, यानी जो हम आइस का क्यूब डाले थे उसको पहले हम वेट करके डालेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा जब हम एक कुछ समय के बाद फिर निकाल के देखेंगे और उसको वेट करेंगे तो उसके वेट में कोई चेंज नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? हम बोले बाबू इसलिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है, ये 0 डिग्री सी पे इक्विलिब्रियम में हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि आइस जिस रेट से मेल्ट करेगा, आइस जिस रेट से मेल्ट करेगा उसी रेट से ये फ्रीज भी करेगा। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये
रेट ऑफ मेल्टिंग एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग दोनों क्या होता है, सेम होता है। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड फेज और ये लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसी टेम्परेचर को तो हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट एंड इट्स लिक्विड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, यानी सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात किए फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं, यानी व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आप तो सीधे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं है सर, फ्रीजिंग पॉइंट तो ये ऐसा टेम्परेचर जिसको फ्रीज करता हो। हम बोले नहीं, बर्फ जमता ऐसा नहीं। हम बोलेंगे द टेम्परेचर at which solid form and its liquid form are in equilibrium is called freezing point। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे बाबू? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में होता हो, दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड है और उसका लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जिस रेट से ये मेल्ट करेगा और जिस रेट से ये फ्रीज करेगा, दोनों अगर बराबर होता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कह करके ये अगर बोलेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो इसका मतलब होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम टेम्परेचर होता है। अब देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। अब हम देखो यहाँ पे मान लो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड और ये लिक्विड है, यानी कि ये इधर जाएगा, मेल्ट करेगा, और ये क्या करेगा? ये फ्रीज करेगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वो क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट दे दिया रे बाबू, मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया। दिमाग में बिठाना है, अगर मेल्टिंग पॉइंट दे दिया तो उसका क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया। दोनों में से कोई एक चीज देगा तो आपको समझना जो जरूरत है। अच्छा, इसका एक और डिफरेंस बोल सकते हैं, और में क्या करेगा कि बाबू एक चीज सुन लो कि यहाँ पे दोनों का, इसका मतलब कि दोनों इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों का वेपर प्रेशर समान होगा। कहने का मतलब कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता हो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता हो? इक्वल हो जाता हो, उसे हम लोग क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि द टेम्परेचर, और हम लोग यहां लिख देते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid become equal to solid state, solid is called क्या बोलेंगे इसको? is called फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हम बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसका? सॉलिड का,
इक्वल टू सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फेज, ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। पहले आप इसे नोट कर दो। क्या करेंगे आप तो जानते हो कि आप यहां पे एक दो पॉइंट अब यहां पे जानना पड़ेगा। क्या क्या जानना पड़ेगा कि यहां पे अब आप जानते हो कि सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो। यानी कि जिस सब्सटेंस का सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, सेम होना चाहिए। यानी कि अब देखिए यहां पे अब आपको क्या मालूम है कि वेपर प्रेशर ऑफ solvent or pure solvent is more than the solution। ये तो आप जानते हो, कई बार बताए हैं कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। अच्छा एक चीज और, अब एक चीज और भी जान जाओ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो मोर हो जाता है यहां पे, अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो लेस होगा, लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा सीखना है कि क्यों कम होगा। अब ऐसा सीख लीजिए, ऐसा एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। अब क्यों कम होगा इसको देखा जाए तो देखिए, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ खींचेंगे, किससे किसके बीच में, तो बस वही चीज है, किससे किसके बीच में, तो वेपर प्रेशर और किसके बीच में, तो टेम्परेचर के बीच में। अगर टेम्परेचर इधर बढ़ेगा वेपर प्रेशर इधर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि अब आपको मालूम होना चाहिए कि मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि मान लो कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है इस टेम्परेचर पे। आप क्या जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटाएंगे वेपर प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे वेपर प्रेशर घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सॉलिड एपियर होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड एपियर होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है इसीलिए उसका जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ये आएगा लाइक स्ट्रीप आएगा वो सीधा आता है। अब आप बताओ, यानी कि यहां पे सॉलिड जो है एपियर शुरू हो गया, एपियर होना शुरू हो गया, या मतलब ऐसा बोलेगा कि इस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। अब सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो इसको हम ये क्या कर देंगे, टी नोट, यानी कि ये टी नोट क्या होगा जल्दी बता दो बाबू, ये टी नोट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अब हमने क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन द सॉल्यूशन, यानी कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होगा वेपर प्रेशर,
किसके, जब हम नॉन ब्रोडेड सोल्यूट डालेंगे तो। हमने कई बार बोला है ऐसा, क्योंकि जैसे ही नॉन ब्रोडेड सोल्यूट डालते हैं ना तो वो वेपर बनता है और ना तो वेपर बनने देता है, और जब बनने नहीं देगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब बताओ, जब कम जाएगा अब हम इसको ठंडा करेंगे, अब ठंडा करेंगे तो ठंडा करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड का वेपर प्रेशर ही ना है, तो ये जैसे जिसको काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, जल्दी तो ठीक, यानी टी क्या हो गया आप बताओ, ये इस पॉइंट को काटा, यानी टी क्या हो गया, जल्दी तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब बताओ, यानी कि अब आप बताओ यहाँ पे ये कम है या कौन जा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसका, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये टी है, सॉल्यूशन, ओह सॉरी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। सॉल्यूशन का यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। हमने बताया ना कम है, तो जितना कम होगा इसी को हम लोग, जो यहाँ पे कम हो गया इसी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ, यानी कि दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा, ऐसा इसी को बोलेंगे डेल्टा टी एफ। क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा टी एफ। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे अब आप तो इसको लिख चुके हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड इज अगर नहीं नोट किए हो तो पूरा नोट कर लो, पहले आप इसे नोट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अब जान गए कि आपको कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हमेशा लेस है, किससे, टी नोट से। यानी कि टी जो है वो लेस है, किससे, टी नोट से। अब कितना लेस है तो घटाएंगे ना, टी माइनस टी। इस यानी कि इसी जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए यहां पे क्या है, इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फिर से देखिए आप, यानी कि हमने क्या किया कि जब हम इसी चीज को हम लिख देते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, volatile solute is added to the pure solvent, then vapor pressure of solution decrease, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एज अ रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution decreases. For freezing point of solution decreases, this decrease in freezing point
decrease in freezing point is called depression in freezing point। इसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए हम लोग क्या किया जाए। अब ये एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बस सेम चीज है। हम बोले ना कि डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम चीज है, दोनों का सेम एक्सप्रेशन है। इसीलिए हम दोनों का न्यूमेरिकल जो होगा एक साथ बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बस सेम चीज है, बस कॉन्सेप्ट यही है, सारा चीज सेम है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बस बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में यही है कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। बस यही दिमाग में बैठाना है। यहाँ पे ज्यादा घटेगा वहां पे ज्यादा बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the molality of the solution। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहां पे जो ये आप डेल्टा टी एफ जो कर रहे हो, ये डेल्टा टी एफ जो है हम इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डेल्टा टी एफ जो है वो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो एम का। डेल्टा टी एफ किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम का। यानी कि डेल्टा टी एफ हमने क्या बोला, अभी बोला ना, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, टी माइनस टी नोट माइनस टी, ऐसा हमने बात कर चुका है। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या दोगे, एक तो कांस्टेंट देंगे, यानी डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा के एफ एम। यही है एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। एम क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, केफ क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इज कॉल्ड इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे ये बताइए, इसका नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और इसका एक नाम और भी है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक नाम और भी है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि इसको हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, अब देखिए आपका इक्वेशन तो यही है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। अगर हम वेन एम बराबर 1 कर दें
m बराबर क्या कर दें 1 कर दें। तो m बराबर 1 कर देंगे तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, KF के बराबर हो जाएगा। यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रूप में बोल देंगे कब, जब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 हो, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो 1 हो। यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as depression in freezing point defined as depression in freezing point when molarity of solution is 1 और अब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 हो, एक। अब भैया एक कब होगा, मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि जितना एक केजी सॉल्वेंट में जितना मोल घुला उसी को मोलरिटी बोलते हैं। अगर 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल घुला है तो मोलरिटी 1 केजी सॉल्वेंट में 10 मोल घुला है तो मोलरिटी 10, 1 केजी सॉल्वेंट में 50 मोल घुला है तो मोलरिटी 50, यानी मोलरिटी 1 हो, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, it's अब इसका यूनिट अगर पूछा जाए, its यूनिट इज, तो बाबू रे केबी का जो यूनिट था सेम वही यूनिट होगा, वैल्यू डिफरेंट होगा, लेकिन यूनिट क्या होगा, its unit is Kelvin kg पर मोल, इसका यूनिट क्या होगा केल्विन kg पर मोल। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा तो केल्विन kg पर मोल, आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग अब इस फॉर्मूला से अब ये सीखेंगे कि आखिर ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, और इस फॉर्मूला से इस सॉल्यूट का ये जो है सॉल्यूट का जैसे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है इसका मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके बाद और भी हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या एप्लीकेशन है, तो इसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसे पूरा नोट कीजिए, पूरा देखिए, पूरा समझिए और इसके आधार पर न्यूमेरिकल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।